नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल जी के मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हुए हम आज बात करेंगे ग्लोब की, जो कि काफ़ी यहाँ से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ से कम आपको मैप से 2 से 3 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए आज हम इंडियन ज्योग्राफी के मैप से हम रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोब की, वो भी भारत के संदर्भ में। सबसे पहले बात करें अगर ग्लोब की, तो ग्लोब में भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो इसको हम दो तरह से अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। पहला अक्षांशीय दृष्टि से और दूसरा देशांतरीय दृष्टि से। इसको दो अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। बात करें अगर अक्षांशीय दृष्टि की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश की और उसके बाद हम बात करेंगे देशांतर की। अगर बात करें अक्षांश, तो सबसे पहले इसमें कुछ शब्द को हम जानेंगे, कुछ शब्द इनमें से क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अक्ष की। तो अक्ष होता क्या है? तो कहता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो देख सकते हैं ये है उत्तरी ध्रुव, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से ये दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, उसी को हम कहते हैं अक्ष कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए ध्रुव, तो पृथ्वी को पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। यानी ध्रुव का बात की जाए तो ये देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है अक्षांश। अब बात आता है अक्षांश होता क्या है। तो अक्षांश कहते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को हम भूमध्य रेखा या तो फिर विषुवत रेखा कहते हैं। या तो इसे हम 0 डिग्री अक्षांश या तो फिर भूमध्य रेखा या तो फिर हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब कहता है इसके समानांतर या तो उत्तर या तो फिर दक्षिण, ये दो अलग अलग समानांतर भागों में जो बांटता है उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब यहीं पे एक और शब्द आता है अक्षांश वृत्त। बात करेंगे अक्षांश वृत्त आखिर में क्या होता है। तो अक्षांश वृत्त कहता है विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। जो भी अक्षांशीय वृत्त है उसके समानांतर जो भी खींचे गए काल्पनिक वृत्त है उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। अब आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर होने वाले परिवर्तन। तो हम उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके जब हम उत्तर में जाते हैं 33.5 डिग्री जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो आर्कटिक रेखा कहते हैं या तो फिर आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं बहुत बार। और जब हम 33.5 डिग्री दक्षिण की ओर आते हैं, दक्षिण अक्षांश, तो इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। जबकि 66.5 डिग्री जब दक्षिण की ओर आते हैं तो हम क्या कहते हैं? इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब यहां से हमें कई बार सवाल पूछा जाता है, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो ये कर्क रेखा, भारत कर्क रेखा पर स्थित है। अब यहाँ पे अक्षांश को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो यहां से देखेंगे तो यहां से इसको दो भागों में बांट देता है। उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और वो कर्क रेखा में अवस्थित है। वहीं 33.5 डिग्री दक्षिण अगर बात की जाए, दक्षिण में आ जाए तो इसे हम 33.5 डिग्री ये मकर रेखा कहलाता है। 66.5 डिग्री उत्तर की बात की जाए तो ये आर्कटिक रेखा, जबकि 66.5 डिग्री नीचे आएंगे तो ये अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। अब है कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कुछ अक्षांशों में होने वाले परिवर्तन। जब भी कहता है कि अगर भूमध्य रेखा से हम ऊपर की ओर, यहाँ पे ध्रुव है तो या तो ऊपर या तो, यानी जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आए तो क्या क्या होता है? तो पहला तापमान में कमी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काफी बर्फीला क्षेत्र होता है और ये बर्फीला क्षेत्र होने के कारण से यहाँ से जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तापमान काफी कम होता है, जिसके कारण से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। उसी तरह से नीचे भी जब हम ध्रुव की ओर आएंगे तो तापमान में कमी होगी। तो पहला जो होता है वो तापमान में कमी होगी। दूसरा, दिन रात की अवधि बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। तो ऐसे केस में जब हम ध्रुव की ओर आएंगे तो वहां पे क्या होता है कि दिन और रात की अवधि बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट आता है वो है जैव विविधता में कमी। अब सवाल उठता है जैव विविधता में कमी आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है कि काफी सारे घास है, भूमिया है, तो ये सभी क्या है कि यहाँ पे जैव विविधता हमें काफी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे क्या है कि काफी बर्फीला क्षेत्र है, और ऐसे केस में यहाँ पे क्या है कि ना ही घास हमें मिलता है, ना ही घास भूमिया मिलता है, ना और कुछ मिलता है। वैसे क्षेत्र में ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वैसे में ज्यादा जीव जंतु यहाँ पे रह नहीं सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जैव विविधता में काफी कमी पाई जाती है। कुछ गिना चुना 1-2 ऐसे जीव होते हैं जो कि मिलते हैं, और नहीं तो यहाँ पे जनरली कोई जीव देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह से ध्रुव की ओर है। अगला पॉइंट आता है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में वृद्धि। जैसे जैसे हम यहाँ से भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो अक्षांश रेखा में क्या होता है कि दूरी जो होता है उसमें वृद्धि होती जाती है, यानी दूरी जो होता है वो बढ़ता जाता है। और अगला है व्यास में कमी। अब स्वाभाविक बात है, जब दूरी में हम वृद्धि करेंगे तो व्यास में जो होता है वो इसमें कमी होगा। तो इसमें 5 पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे तो पहला टेम्परेचर में कमी होगी, जानते हैं तापमान में कमी होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र होने के कारण से ये क्षेत्र में क्या होगा कि तापमान कमी होगी। दूसरा, दिन और रात की अवधि यहाँ पे बड़ी होगी। तीसरा है जैव विविधता में कमी होगी, क्योंकि जैव विविधता कमी होने के कारण है कि वहां पे जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या है कि बर्फीला क्षेत्र होने के कारण से वहां पे जैव विविधता की कमी पाई देखने को मिलता है। और अगला है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में वृद्धि। अक्षांश रेखा जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे तो वहां पे क्या है कि अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ेगी। और अगला है व्यास में कमी। अब जब भी हम ऊपर की भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे तो वहां पे क्या होता है कि व्यास में आपको कमी देखने को मिलेगा। अब बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश, कोई भी दो अक्षांश लेंगे तो इसके बीच की दूरी जो होता है वो कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। और अगर पूछा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है तो हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। अब यहां से जैसे हम जाएंगे उत्तरी गोलार्ध की ओर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर तो यहाँ पे टोटल 90 होता है, और फिर जैसे हम दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पे भी कुल 90 होता है। अब ऐसे केस में होता क्या कि जब हमको कुल पूछा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो वहां पे आपका हो जाएगा 179 यानी 179। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 181 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज कि आपको जब भी सवाल में ऐसा पूछा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है तो 179 होती है, जिसमें से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इसमें जोड़ा नहीं जाता है। अब यहां से एक और सवाल है कि आखिर में अक्षांशों की उपयोग क्या है, क्या उपयोग हम लाते हैं अक्षांश का। तो इसका 2 उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। पहला तो है दूरी ज्ञात करने में। जब भी हमें दूरी का बात करें तो हमें अक्षांश का उपयोग करना पड़ता है, और जब भी समय का बात आता है तो हम देशांतर का उपयोग करते हैं। तो ये 2 चीज महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आपको दूरी के संदर्भ में सवाल पूछा जाए तो वो अक्षांश से हम निकालते हैं, और जब भी समय का बात करें तो हम देशांतर में जाएंगे। अब सबसे पहले बात, दूसरा आता है कटिबंध का निर्धारण। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कटिबंधों का निर्धारण होता है। अब यहां से फिर से एक सवाल आ गया कि कटिबंध होता क्या है। तो 2 अक्षांशों के बीच का जो दूरी जो होता है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? यही कटिबंध कहलाता है। कटिबंधों में
आइए तो थोड़ा सा हम कटिबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो जीरो से 30 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है या उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो जब भी सवाल में पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, और ये दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और फिर जब हम 30 से 45 तक जाते हैं ऊपर और 45 नीचे, तो ये दोनों क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो जब हम 30 से 45 तक जाते हैं ऊपर और 30 से 45 नीचे, तो ये दोनों का क्षेत्र जो होता है, ये बीच का क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर अगला जो होता है वो 45 से 66 डिग्री ऊपर उत्तर और 45 से 66 डिग्री दक्षिण, ये दोनों के बीच में जब हम की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। तो पहला था उष्ण कटिबंध, 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र। 30 से 45 आ जाए तो उसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। जब 45 से 66 तक आए तो उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66 से लेकर जब हम ऊपर तक जाते हैं, ध्रुवों तक जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो जब भी हम 66 से लेकर ध्रुवों की ओर आएंगे, ध्रुवों तक जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कुल कितने कटिबंधों में बांटा गया, तो 4 कटिबंधों में निर्धारण इसका किया गया है। सबसे पहले उष्ण कटिबंध 0 से 30, जो कि कर्क रेखा से थोड़ा सा पहले। फिर 30 से लेकर 45, जो कि उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर 45 से 66, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और 66 से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वो ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। तो इतने हमसे अक्षांशों के लिए इतने सारे सवाल हमसे एग्जाम्स में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो भी सवाल आपको पूछा जाएगा, ये सवाल आसानी से आप बना लेंगे। थोड़ा सा एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं कि ये आपका भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या भूमध्य रेखा या तो फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ऊपर अगर 33.5 डिग्री उत्तर की ओर आए तो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 33.5 डिग्री दक्षिण में आए तो उसे हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर में इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री जब हम दक्षिण की ओर आते हैं इसे हम अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब यहाँ से एक और सवाल था कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती कितनी है? तो 111 किलोमीटर। तो यहाँ से सवाल काफी बार पूछा भी गया कि 2 अक्षांशों के बीच की कुल दूरी कितनी होती? तो 111 किलोमीटर। अब अक्ष, ध्रुव, अक्षांश क्या थे, ये सब हम चर्चा कर लिए। उसके बाद फिर था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर होने वाले परिवर्तन जो थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो पहला जो होगा वो तापमान में कमी होगी। फिर दूसरा, दिन रात की अवधि बढ़ जाती है। तीसरा है जैव विविधता में कमी, क्योंकि हम जब भी ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता में हमें कमी देखने को मिलेगा। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो बढ़ जाती है और व्यास में उसकी कमी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अक्षांश से लेकर जितने भी सवाल बनेंगे यहाँ से आप आसानी से हल कर लेंगे। अब बात करते हैं हम देशांतर की। तो देशांतर, सबसे पहले बात करेंगे देशांतर। ये देशांतर को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? इसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो देशांतर का वह काल्पनिक रेखा जो 2 भागों में, एक पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, 2 भागों में जो बांटता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, या तो फिर ग्रीनविच रेखा, या तो फिर इसी का नाम प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो इसका 3 नाम है, इनमें से कोई भी उपयोग कर सकता है। 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, या तो फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सबसे पहले तो थोड़ा सा जानते हैं कि देशांतर होता क्या है। तो कहता है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी।
तो किसी भी स्थान से किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा हमने क्या देखा कि ये बीच को जो पूर्वी देशांतर और दक्षिणी पश्चिमी देशांतर, ये दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या तो फिर प्रधान मध्याह्न रेखा या तो फिर 0 डिग्री देशांतर, इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के बीच की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है मानक समय। तो आखिर में मानक समय होता क्या है, तो चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि मानक समय के बारे में। तो कहता है किसी भी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय, हर देश का अपना अपना स्थानीय मानक समय रेखा है। इसमें भी हम चर्चा करेंगे आगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा इतना जान लेते हैं, इसके बाद हम जब वहां पे पढ़ेंगे तो हम पूरा अध्ययन करेंगे कि किस देश में सबसे अधिक मानक समय रेखा है, या तो फिर किस में सबसे ज्यादा मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा या तो ग्रीनविच रेखा है, या मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलते हैं। तो किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय जो कहलाता है वो मानक समय कहलाता है। अब भारत में जो स्थित है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस होता है। ये जो होता है वो 82.5 डिग्री, ये आपका अगर बात किया जाए तो ये भूमध्य रेखा है, और यहीं पे आपका इंडिया का मैप है जो कि यहाँ पे आपका 82.5 डिग्री, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अब एक और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो गोरे कहते हैं। और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कितनी होती है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल देशांतरों की संख्या जो होता है वो 360 होता है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री पूर्व और 180 इधर आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। यानी कुल देशांतरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 360 होगी। अब एक देशांतर बराबर होता कितना है, तो एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। हम जानते हैं कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अब यहीं से हमको जब भी समय ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है किसी भी देश के संदर्भ में कि यहाँ पे इतना घंटा आगे बढ़ गया या तो इतना घंटा पीछे हो गया, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, तुम थोड़ा सा समझते हैं इसको हम कि जब भी हम कहते हैं कि ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, इसके जब भी हम पूर्व की ओर आएंगे तो वहां पे क्या होता है, समय का हमेशा बढ़ता है। जबकि जब ग्रीनविच रेखा के बाएं ओर आएंगे यानी पश्चिम की ओर आते हैं, पश्चिम देशांतर की ओर आते हैं, तो वहां पे ऐसे केस में क्या होता है कि समय घटता है। और जब हम पूरब की ओर जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे समय आपका बढ़ता है। तो दो चीज ध्यान रखेंगे। अब है कि भारत का समय रेखा कहा जाता है कि 5.5 घंटा आगे है, तो ये होता क्या है, आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हम जानते हैं कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, और भारत की स्थिति जो है वो लगभग 82.5 डिग्री है। अब जब 82.5 को आप 4 से गुना करेंगे तो ये आता है लगभग 330 मिनट, 330 मिनट आएगा, जो कि इसको जब आप बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट में ये आ जाएगा। और यहीं से, और हम जानते हैं कि जब ये पूर्वी देशांतर में यानी पूरब साइड जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 5-5.5 घंटा आगे होता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा है। जब भी इसके पूर्व की कोई भी देश है, पूर्वी देशांतर में कोई भी देश, इसमें इंडिया के जगह पे कोई भी देश हो, तो वैसे में क्या होगा कि इधर समय जो होगा वो बढ़ेगा, और जब हम इसका पश्चिम की ओर आते हैं तो वैसे में समय घटता है। अब सवाल उठता है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि समय ज्ञात करने में हम देशांतर का उपयोग करते हैं। अगर पूछा जाए अक्षांश का, तो अक्षांश का हम उपयोग दूरी मापने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जबकि देशांतर का उपयोग अगर बोले तो देशांतर का उपयोग हम समय ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत बार क्या कि आपको सवाल के रूप में एक दो बार पूछ लिया जाता है कि अगर 2 घंटे का समय हमको देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा,
इस तरह से सवाल आपको दे देता है। तो जब भी समय के बाद बात किया जाए तो उसमें अक्षांश का तो बात ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे देशांतर होगा। तो देशांतर, और जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 4, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। और यहाँ पे 2 घंटा है, तो 2 घंटा को हम बदल सकते हैं 120 मिनट में। और जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो वो 30 डिग्री लगभग आ जाता है, 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि 30 डिग्री देशांतर को हम 2 घंटा के बराबर मान सकते हैं। या तो फिर बहुत बार इस तरह से हमको उल्टा करके सवाल पूछा जाता है कि 30 डिग्री देशांतर जो होगा, 30 डिग्री देशांतर जो होगा वो किसके बराबर होगा या कितने के बराबर होगा, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से सवाल हमको क्या है कि पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि देशांतर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी के बारे में हमने चर्चा किया। और अक्षांश और देशांतर से आपको अगर सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं में से कहीं से सवाल आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।